जीव विज्ञान का जो सेट ए है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इम्पोर्टेंट है। इसमें 85% से आसपास पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि कितना नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितने नंबर के आपके रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ये पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर के आसपास एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे जो हम सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। तो यहाँ पर है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग है रेचेल कार्सन। याद रखिएगा, रेचेल कार्सन के प्रश्न पूछा जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग, रेचेल कार्सन। और न्यू डील की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर रूजवेल्ट ने की थी न्यू डील की घोषणा। प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है ये। परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध खनिज है, तो इसका आंसर यूरेनियम। द्वीपों का देश कहलाता है इंडोनेशिया। टेलीविजन का देश, टेलीविजन पर देखे गए क्रिकेट मैच को कहते हैं सीधा प्रसारण। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। रूसी सम्राटों को जार के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीय बजट संसद में पारित किया जाता है। बफर स्टॉक खाद्यान्न का संग्रहण है। नियमगिरी जनजाति क्षेत्रों में खनन एक वीसा एक्ट उल्लंघन था। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि वीसा एक्ट उल्लंघन था। नियम वीसा। उचित संबंध जोड़िए। तो इसका आंसर है छत्तीस प्रदेश का छत्तीसगढ़। चलचित्र लूमिये बंधु और हिटलर का आत्महत्या 2 मई 1945। टका बांग्लादेश का पैसा रुपया है। मार्शल टिटो यूगोस्लाविया। तो आप इसको उचित सम्मत भी देख सकते हैं। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? अपशिष्ट जो भी अनुपयोगी तत्व को फेंक दिया जाता है, मतलब जो भी, अगर हम किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिस अनुपयोगी तत्व को फेंक दिया जाता है वे अवशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि गन्ने की खोई, चारा, मतलब गन्ने से हम रस निकाले और खोई को फेंका जाता है, खोई जो बचता है वो अपशिष्ट है। तो यही है कि किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन अनुपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है कहलाता है। जैसे कि धान में आप धान या चावल को अलग निकाले और बचा हुआ जो चारा है वह कहलाएगा अपशिष्ट पदार्थ। मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? किसान अपनी जमीन बेचकर शहरों में रोजगार पाने के लिए चले गए। मंदी का ये असर हुआ कि पलायन बढ़ गया, शहर में रोजगार पाने के लिए चले गए। कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है? परमाणु खनिज, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है। ई नीलामी का अर्थ बताइए। तो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन से नीलामी की व्यवस्था को ई नीलामी कहा जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो उसको ई नीलामी कहते हैं। यह है ना, ई नीलामी आजकल बहुत सारा आ गया है, तो ये कहलाता है। 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। लोहा और मैंगनीज ये धातु हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण और परस्पर आशंकापूर्ण था।
इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है और युद्ध नहीं होता। मतलब मीडिया के जरिए आपसी कड़वाहट या टीका टिप्पणी किया जाता था। प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता था। यही शीत युद्ध है। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करता है, उपनिवेशवाद। तो आप देख सकते हैं, जब शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अधिकार करके उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करता है, पूरा नियंत्रण अपने हाथ में करता है, तो ये उपनिवेशवाद है। भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या सकारात्मक प्रभाव हुए? तो भाषा आधारित प्रदेश गठन के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हुए कि भाषाई आधारित राज्य बनने से भारत विघटन के संकट से बच गया। इससे राष्ट्रीय एकता प्रबल हुई, विभिन्न भाषा बोलने वालों को सम्मान मिला, सबको अपनी भाषा व संस्कृति के विषय विकास का अवसर मिला। तो ये इसका आंसर है। एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर है? एक साम्राज्यवादी शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना अधिकार, फिर वही बता रहा है कि उपनिवेशवाद की परिभाषा को आप यहाँ लिख दे रहे हैं कि शक्तिशाली देश द्वारा दुर्बल देश पर अधिकार करके उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण करता है और कहलाता है। जैसे कि 1947 में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। स्वतंत्र देश जिसकी अपनी सरकार, अपना संविधान हो, वह दूसरे साम्राज्यवादी देशों के लिए अधिकार में ना हो। तो हम देख सकते हैं कि 1947 के बाद से भारत स्वतंत्र देश हो गया। उसके पहले भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो ये अंतर है। सब कंट्रोल ब्रिटेन किया करता था पहले, अब भारत का खुद का संविधान है। शांति आंदोलन से क्या आशय है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संगठित होकर किया गया प्रयास शांति आंदोलन है। इसके अंतर्गत शांति शिविर लगाना, युद्ध विरोधियों समर्थन, निःशस्त्रीकरण का पालन मुख्य है। शांति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, हथियारों को दौड़ रोकना, शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना। ये अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब शांति आंदोलन का आशय है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ कैसे कमाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों की मदद से सामान का निर्माण करती हैं। उस सामान पर अपना ब्रांड नाम लगा उसे बाजार में बेचती हैं। कम कीमत पर उत्पादों से माल खरीदती है। ब्रांड नाम का लाभ लेकर ऊंची कीमत पर बेचकर धन का लाभ लेती है, मतलब ब्रांड के आधार पर। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डालिए। भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या है? तो ये पुनर्वास और पुनर्स्थापना का भी प्रावधान है इसमें। और निजी कंपनियां सार्वजनिक निजी भागीदारियों के इस्तेमाल हेतु भूमि के अधिग्रहण के मामले पर 80% विस्थापित व्यक्तियों को सहमति अपेक्षित है। इसमें विस्थापित या अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवारों में संबंधित भूस्वामियों के साथ साथ वे सभी लोग भी सम्मिलित होंगे जो उस जमीन से अपनी आजीविका पाते थे, जैसे कि मजदूर, बटाईदार, चरवाहे आदि या आदिवासी आदि। केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही बहु फसलीय व सिंचित कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग के लिए अधिग्रहित किया जा सकेगा। अधिग्रहण से पूर्व जमीन के उपयोग के परिवर्तन का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इसका
भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर का है और इसका देखते हैं भूमि प्रबंधन के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। नगर व गांव का नियोजित विकास करना चाहिए, पॉइंट याद रखिए। बंजर भूमि का उपयोग, अब उसको लिख सकते हैं, उसका उद्योग में उपयोग कर सकते हैं। पड़ती भूमि का उपयोग हम छोड़ देते हैं 1 वर्ष के लिए, नहीं छोड़ें, हम उसमें बागवानी कर सकते हैं। वन संरक्षण या वन रोपण, तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। भूमि प्रबंधन के तरीके, भूमि को किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें, उसका प्रबंधन करें जिससे मानव हित में उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि गांव का नगर का नियोजित विकास करना, बंजर भूमि का उपयोग, पड़ती भूमि का उपयोग, वन संरक्षण, वन रोपण। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध कहा जाता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये बताया गया है कि इस युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसमें संसार के लगभग सभी शक्तिशाली देश भाग लिए थे। मतलब विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है बोल रहा है, तो भाई सभी शक्तिशाली देश भाग लिए थे। इस युद्ध में भयंकर हथियारों का उपयोग हुआ था। इस युद्ध में केवल देश की सेनाएं ही सम्मिलित नहीं बल्कि जनसाधारण भी सम्मिलित हुए थे। और इस युद्ध से पहले युद्ध में केवल सैनिक हताहत हुए थे, मारे जा रहे, लेकिन इतना संख्या में मारे गए पहली बार, हाँ, मतलब विश्व युद्ध। यह युद्ध भूमि, वायु, समुद्र के ऊपर व समुद्र के नीचे अर्थात सभी स्थानों पर लड़ा गया। मतलब हम देखते हैं कि भूमि, वायु, समुद्र सभी स्थानों पर यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मनुष्य युद्ध में मारे गए। अब बता भी सकते हैं जन धन की हानि हुई, सभी देश शामिल हुए और पहली बार इतने जन मारे गए। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसकी 3 सिद्धांतों को लिखिए। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई। राष्ट्र संघ के सिद्धांत इस प्रकार थे: विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो, मानव कल्याण, वार्ता करके विश्व युद्ध से बचाव और विश्व में निशस्त्रीकरण। जी हाँ, विश्व में हथियार की जो खेमेबाजी है वो बंद हो जाए। सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? युद्ध बंदियों के साथ दुर्व्यवहार न करना, सैनिकों के लिए एंटीबायोटिक दवाई हो, अमानवीय व्यवहार न किया जाए, भेड़ बकरी के समान व्यवहार न किया जाए, उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो ये कारण है। फांसीवाद के 4 लक्षण। फांसीवादी तानाशाही और एक व्यक्ति के शासन पर विश्वास करते थे। फांसीवादी निरंकुश थे। एक व्यक्ति एक दल के शासन पर विश्वास करते थे। फांसीवादी लोकतंत्र के विरोधी थे। इसमें चुनाव का कोई महत्व नहीं था क्योंकि सर्वोच्च व्यक्ति वही होता था। फांसीवाद के शासकों का बनाया हुआ कानून ही चलता था। नागरिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं था। राज्य सर्वोच्च और नागरिक राज्य के लिए है। एक व्यक्ति और एक दल के शासन में विश्वास था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण: वर्साई की संधि, उग्र राष्ट्रवाद, नाजीवाद व फांसीवाद, तुष्टीकरण की नीति, पोलैंड पर अधिकार। अब इसको याद रख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो प्रश्न पूछेगा वर्साई की संधि। इसका डील तो आप देख ही रहे हैं, पॉइंट याद रखिए। एक बार डील पढ़ लिए हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। उग्र राष्ट्रवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, तुष्टीकरण की नीति और पोलैंड पर आक्रमण। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है? सामाजिक जागरूकता की कमी है, अंधविश्वास है, गरीबी के कारण है, नज़दीक में शिक्षा स्कूल नहीं है,
शिक्षा की रुचि है, घरेलू जीवन यापन की बाध्यता है, वैज्ञानिक सोच की कमी है। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है। विस्तार से वर्णन कीजिए। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है भाई, बेरोजगारी है, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन है, निम्न स्वास्थ्य स्तर है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं बैंकों के 5 कार्य क्या क्या। बैंकों के पैसे जमा करने का, खाता खोलने का, ब्याज देने का, मतलब जो पैसे जमा है उसमें ब्याज देने का, लोगों की जरूरत के हिसाब से ऋण कर्ज लेने का, नगद पैसा देने का, और लॉकर में संपत्ति और कागजात की सुरक्षा का, उच्च शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध करना, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी देश में उत्पादन इकाई लगाने से पूर्व किन किन बातों का विशेष ध्यान रखती है कि वहाँ कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, श्रम उपलब्ध है कि नहीं, सरकार की जो नीतियाँ उनके अनुकूल है कि नहीं, और छोटे छोटे उत्पादों में माल खरीद कर अपने ब्रांड लगाकर बेचने की व्यवस्था है कि नहीं, व्यापक बाजार है कि नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार, जहाँ पर करो कि दर कम हो वहाँ पर्याप्त लाभ। भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। FDI मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना, प्रतियोगिता में वृद्धि, नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नवीन बाजार तक पहुंच, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, मानवीय पूंजी व क्षमता का विकास। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए, पॉइंट याद रख लीजिए। 7 पॉइंट हैं। भारत में राष्ट्रपति की शक्तियों व कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसकी शक्तियाँ केवल कार्यपालिक संबंधी नहीं वरन विश्व व विधायी, वित्तीय, न्यायिक, संगठनकालीन शक्तियों का भी प्रयोग करता है। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या क्या शक्तियाँ हैं? यह मुख्य कार्यपालिका अधिकारी है, सभी कानूनों को लागू करना, देश में बड़ी बड़ी नियुक्तियां करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, UPSC, वित्त, चुनाव, भाषा आयोग, महान्यायवादी, CAG का नियुक्ति करता है वो, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का। वैधानिक शक्तियां हैं, वह संसद की बैठक बुलाता है, बैठक को समाप्त करता है, सर्वोच्च सेनापति है, राज्यों को समय समय पर निर्देश देता है, दूसरे देशों से संधि स्थापित करता है, वह विदेशों में अपने राजदूतों को भेजता है, विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है। वित्तीय शक्तियाँ या वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष फरवरी में संसद में बजट पेश करता है। अप्रैल लिखा है, फरवरी हो गया। वह आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। वह संघ तथा राज्यों के मध्य टैक्स का बंटवारा करता है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। और न्यायिक शक्तियां भी हैं। वह सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो भी अपराधी हैं जिनको सजा कम करना है या माफ करना है, राष्ट्रपति करता है। वह राजनीतिक बंदियों को आम माफी प्रदान करता है। उससे किसी भी न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता।
वह सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार निष्पक्ष और स्वतंत्र किया जा सकता है, समझाइए। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कार्यपालिका की शक्ति सीमित है। महाभियोग के अतिरिक्त उन्हें निर्धारित तिथि के पूर्व पद मुक्त नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में आर्थिक संकट के अतिरिक्त किसी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता आदि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अवकाश के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत पर प्रतिबंध है। सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति अधिक आदि संबंधित स्वतंत्रता है। न्यायाधीशों के निर्णयों का कोई आलोचना नहीं कर सकता। न्यायाधीशों के चरित्र पर कोई आलोचना नहीं किया जा सकता। महिला पुरुष मतदाताओं की संख्या में मतदान का प्रतिशत किसका और क्यों कम होता है? मतलब महिला मतदाताओं की संख्या कम क्यों है कंपेयरिंग किया जाए तो बहुत सारे कारण हैं। रुचि का अभाव है, जागरूकता का अभाव है महिलाओं में, और जो परिवार के लोग हैं उसे आवश्यक नहीं समझते। आवागमन की सुविधा नहीं है परिवारवाद में भी, और पुरुष प्रधान समाज है, इस कारण चार दीवारी में रखना चाहते हैं महिलाओं को। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है कि औपचारिक रूप से संगठित व्यक्ति समूह होते हैं। दबाव समूह के निर्माण का आधार स्वहित होता है और ये सरकार में भाग नहीं लेते मगर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों की तुलना में सीमित होता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से डालते हैं, तो ये दबाव समूह की विशेषता है। यह गैर राजनीतिक संगठन होता है और कार्यकाल अनिश्चित होता है इसका। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, और इससे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। ये सेट ए के हिसाब से हम इसकी तैयारी किए हैं। सेट बी भी जल्द ही आपको दिखेगा, तो आप कोशिश करिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न को अधिक बनाने का। धन्यवाद।